नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय में हमने पहले पढ़ा था महाजनपद और राजस्थान के जनपद। आज हम उसका दूसरा टॉपिक मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने महाजनपद के अंतर्गत शक्तिशाली राजवंश के तौर पर मगध राजवंश का नाम पढ़ा था। उत्तर भारत का राजवंश है ये, महाजनपद है जिसमें मगध आता है। तो बात करते हैं मगध राजवंश के अंतर्गत बहुत राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिसमें उस समय जो मौर्य वंश का जो शासन हुआ उसके पहले वहाँ पर हर्यक वंश का शासन था, फिर शिशुनाग वंश का शासन था और उसके पश्चात नंद वंश का शासन था। लेकिन मौर्य वंश में सबसे ज़्यादा शासन करने के तौर पर वहाँ पर मौर्य वंश है वो रहा है। तो मौर्य वंश, इसका जो समय है मौर्य वंश का, जो 322 ईस्वी से लगाकर 185 ईस्वी तक रहा है। मौर्य वंश के अंतर्गत नंद वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम घनानंद था, नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वह ज़्यादा रहा है और इस चंद्रगुप्त मौर्य के तौर पर ही अपन बात करते हैं कि इसने जैन धर्म से दीक्षा ग्रहण ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है वह 322 से 398 ईस्वी पूर्व तक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की आयु उस समय जब ये राजा बना था उस समय 25 वर्ष की आयु उसकी थी। इसके अंतर्गत मैंने कुछ नोट्स के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि इसमें मौर्य वंश में 305 ईस्वी पूर्व में तत्कालीन यूनानी शासक उस समय था सेल्यूकस निकेटर को पराजित इसने किया था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उस समय जो संधि हुई थी, संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का हिस्सा है वो उसे दे दिया था। एक तरह से उस समय राजा महाराजा से संधियाँ है वो हुआ करती थी। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा था। तो उस समय यह कार्य किया था। मौर्य वंश में कुछ 3 प्रमुख राजा हुए हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। 10वीं की पुस्तक में इन तीनों ही का विस्तृत वर्णन दिया है और इससे संबंधित ही प्रश्न है वो परीक्षा में आता है। तो मौर्य वंश का पहला सम्राट अगर बात करें तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम सम्राट की बात करें तो वह है बृहद्रथपद। और इसके बाद का जो शासन आया था मौर्य वंश के बाद का, वह आया था शुंग वंश का। अपन ने पढ़ा कि मौर्य वंश के पहले का जो शासन था वह हर्यक वंश था, उसके बाद में शिशुनाग वंश था और उसके बाद में नंद वंश था और इसके बाद में यह मौर्य वंश आया था। तमिल ग्रंथ अहनानुरु और मुरनानुरु से यह विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण है वो किया था। फिर वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की वो दीक्षा भी ली थी। 298 ईस्वी में श्रवणबेलगोला मैसूर में है, मैसूर में उपवास करके अपना शरीर है वो त्याग दिया था। इसके बाद का जो राजा आया है वह बिंदुसार आया है और इसका जो समय है वह 298 ईस्वी से 272 ईस्वी इसका जो समय है वो रहा है। बिंदुसार इसके बाद वाला जो राजा है, इस बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक है वो अमित्रोचेट्स कहते थे। इनको उस नाम से संबोधित भी किया गया है। वायुपुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन भी कहा गया है। दिव्यावदान के अनुसार इसके शासनकाल में
तक्षशिला में भी 2 विद्रोह है वो हुए थे। इस पे इसका जो अच्छा प्रश्न बनता है कि तक्षशिला में जो विद्रोह है वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो वह बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने भी डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। तो ये बिंदुसार के बारे में कुछ विशेष जानकारी है, जिसमें आपको अगर परीक्षा में इसकी दृष्टि से आए तो ये मुख्य पॉइंट आप लिखेंगे तो आपके नंबर है वो अच्छे आ सकते हैं। इसके बाद का जो शासन आया बिंदुसार के पश्चात वह आया था अशोक का, और इसका जो कह सकते हैं अशोक का शासन ज़्यादा समय तक रहा है। अपन एक एक के बारे में विस्तृत एक एक जानकारियाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ नोट्स के माध्यम से अभी आप समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। अशोक का जो समय है वो 273 से 232 ईस्वी पूर्व रहा है। बुद्ध धर्म इसने अपनाया था और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार है वो कर लिया है। अभिलेखों में अशोक देवानामपीय तथा देवानामपीयदस्सी उपाधियों से भी विभूषित है। ये एक प्रश्न अच्छा बनता है कि अशोक को किस उपाधि से विभूषित किया गया है, तो यह अशोक को देवानामपीय की उपाधि से अशोक को विभूषित किया गया है। अब इसके आगे विदिशा की जो राजकुमारी से अशोक का जो विवाह है वो हुआ था, तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। इसके जो अशोक का जो पुत्र है वह अशोक का जो पुत्र है वह संघमित्रा उसकी पुत्री और पुत्र महेंद्र हुआ। श्रवण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और इसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष है वो अपना लिया। ये बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि अशोक का धम्म घोष क्या है, अशोक का धम्म है वो क्या है। अशोक शिव का उपासक था। बाद में वह गुरु मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में भी आ गया था। अशोक ने आजीविकाओं के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण भी करवाया था, जिसमें 4 गुहाओं के नाम हैं सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। यह एक तरह से कह सकते गुफाएं हैं जिनका निर्माण अशोक के शासनकाल में करवाया गया था। अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में इसने बौद्ध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी जो कपिल वस्तु है की धम्म यात्रा है वो की थी। अशोक ने जिन आदर्शों को अपनाया या पालन किया वही कहलाता है धम्म। ये प्रश्न आता है कि अशोक का धम्म क्या है, और इन्होंने कश्मीर और खेतान को भी जीता है। ताम्रपर्णी श्रीलंका के राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवानामपीय की उपाधि धारण की थी, जिसमें यह जो जानकारी है देवानामपीय की उपाधि है वह कहाँ मिलती है, तो यह मास्की और गुजरा जो शिलालेख है उसमें इसका उल्लेख है वो मिलता है। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहाँ पहुँचा। यहाँ से श्रीलंका में भी उसने बौद्ध धर्म का पदार्पण है वो किया था। इसके बाद ही वह महेंद्र है वो श्रीलंका चला गया और वहाँ पर उसने अपने धर्म का प्रचार है वो किया। 40 वर्ष के शासन के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु है वो हो गई। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धम्म विवर्धन कहा गया है। उस समय अंतिम जो राजा था मौर्य वंश का वह बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की है वो नींव डाल दी थी। तो अपन इसके बाद में शुंग वंश है वो पढ़ेंगे। शुंग वंश, सातवाहन वंश और गुप्त साम्राज्य इसके बाद में प्रारंभ हो जाएगा। तो यह था मौर्य वंश का शासन। अब मौर्य वंश के संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न है वो दे रहा हूँ।